Hello students, how are you? I know you all are good. Today I am going to explain a very important chapter of class 8 and chapter name is crop production and management. So we are starting chapter crop production and management here. Crop production and management. Now we'll study. First of all, we'll discuss certain interesting things that we have done in class 7 maybe or 6. You all have learned that the organisms, including human beings, they want food to live their lives, right? So all the organism, either plant or animal, they want food to live their lives. But plant have one very important characteristic. What the important characteristics they have? They can make their own food. Plants can make their food for themselves. Plant अपना खाना खुद बना लेते हैं. अब आप एक बात बताइए छोटा सा, क्या एनिमल्स, एनी एनिमल और वी आर इंक्लूडिंग ह्यूमन इनटू, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. क्या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं? बिल्कुल अपना खाना खुद नहीं बना सकते. हम किचन से रिलेटेड नहीं बात कर रहे हैं कि मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं या डेफिनेटली कुक खाना बनाता है. दे आर यूजिंग द रॉ मटेरियल गिवन बाय द प्लांट्स ओनली. Where do animals get their food from? Animals को food मिल कहाँ से रहा है? और एक और क्वेश्चन राइज हुआ कि why we all need food? जरूरत क्या है खाना खाने की? तो इस छोटे से पैराग्राफ का जो छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है वो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो प्लांट हो या वो एनिमल्स हो, सबको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए. लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. कैसे बनाते हैं अपना खाना? वो खुद फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके ऊपर? या तो प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स में फॉर देयर फूड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाहिए क्यों? वाई वी नीड एनर्जी, वाई वी नीड फूड. द फूड, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी. अब एनर्जी क्यों चाहिए भाई? एनर्जी इसलिए चाहिए हमें ताकि हमारी बॉडी की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, कौन कौन से आपकी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, जैसे डाइजेशन हो गया आपका, रेस्पिरेशन हुआ आपका, एक्सक्रीशन हुआ, दीज आर इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोसेस, पर मेनी मोर वी हैव इनसाइड द बॉडी. टू कंप्लीट ऑल दीज प्रोसेसेस, चाहे वो डाइजेशन कंप्लीट करना है ह्यूमन बीइंग को, रेस्पिरेशन है या एक्सक्रीशन है, उन सब के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? फूड से मिल रहा है. इसलिए फूड की जरूरत बहुत ज्यादा है और फूड सबको चाहिए. प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, हमारे लिए भी बनाते हैं, और हम या फिर और अदर एनिमल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट और एनिमल्स, अदर एनिमल्स यू कैन से. Now, if we are talking about the whole, you just look into this, a large amount of population we have, right? For that, it's really difficult to cultivate food or to grow food for all of us. It's not easy task. That means we need a regular practice and the proper management. क्योंकि हमें सबके लिए खाना बनाना है, जितनी भी population है सबको खाना चाहिए, तो उसके लिए we need a systematic strategy. कैसे food आपका ग्रो कराना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, वो सब इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं. Order to provide the large population, regular production and the proper management and distribution of food is really necessary. So this is about who all are need food, why we are needing food, and the basic purpose why we are needing the management in this particular thing. Now next, it's general information. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा पहले इसके बारे में आपको बताती हूँ. Till 10,000 BC, please remember 10,000 BC, the people were nomadic. मतलब क्या हुआ इसका बता देती हूँ आपको. उनके पास कोई फिक्स जगह नहीं थी, रहते नहीं थे, कुछ फिक्स वर्क नहीं था जो वो करते थे. तो वो क्या करते थे? ऑब्वियसली फूड और शेल्टर की तलाश में इधर उधर प्लेस टू प्लेस घूमते रहते थे. तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते थे नोमैडिक. तो टिल 10,000 BC, 10,000 BC तक लोग नोमैडिक थे. दे वर वेंटिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. किस चीज के लिए जा रहे थे वैसे? वो सर्च ऑफ फूड,
shelter and ate raw fruit. कुकिंग का कोई सिस्टम नहीं था. जो आपके वाइल्ड कोई से भी फ्रूट होते थे या वेजिटेबल होते थे वो उसको खाते थे. एंड दे स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर देयर फूड एज वेल. तो 10,000 बीसी तक कोई सिविलाइजेशन नहीं था इस तरह का कि कोई सिस्टम हो. वो इधर उधर घूमते थे फूड और शेल्टर के लिए, और आपका रॉ फ्रूट, रॉ वेजिटेबल, और उसके बाद वो एनिमल्स भी हंट करते थे टू डेफिनेटली कंप्लीट देयर नीड ऑफ फूड. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस. धीरे धीरे उन्होंने कल्टीवेशन शुरू किया, उसमें राइस, व्हीट, अदर फूड क्रॉप्स. There was a born of this agriculture. इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर या ओवरऑल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करूं तो वो शुरू हुई. एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई? जब हमें स्पेसिफिक फूड चाहिए, नंबर ऑफ जो आपका कैंडिडेट्स वो बढ़ रहे थे, उनके लिए फूड रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, तो दे हैव स्टार्टेड इन दिस वे एग्रीकल्चर. नाउ टीचर कैन आस्क फॉर. बच्चों, टीचर आपको क्रॉप और ये सब का डेफिनेशन भी पूछ सकती है. तो क्रॉप का डेफिनेशन पहले मैं आपको बता देती हूँ. क्रॉप बहुत बार सुना है शब्द, पूरा बिल्कुल डेफिनेटली दिस वर्ड इज नॉट न्यू फॉर ऑल. Crop is the plants of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivated land is called crop. एक ही तरह के, जैसे हमने वीट ग्रो कराया तो हम वीट की ही बात कर रहे हैं, हमने राइस एक फील्ड में ग्रो कराया तो हम राइस की ही बात कर रहे हैं. तो प्लांट्स ऑफ सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी अपने खाने के लिए एक छोटे से एरिया में, पीस ऑफ लैंड में हमने एक ही तरह प्लांट्स को ग्रो कराया है. किस लिए? ताकि हमारे फूड की नीड कंप्लीट हो पाए. इस तरह के ग्रोन प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे क्रॉप. राइट है यहाँ तक? चलिए, क्रॉप की अगर बात करें तो 2 मेजर कैटेगरीज भी है, ये भी हमें करने की जरूरत है. इनका सीजन, उनका टाइम जरूर बेटा अच्छे से कर लीजिएगा. राइट? क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर्स. विंटर्स में हम जो क्रॉप ग्रो कराते हैं, विंटर्स का मतलब हुआ अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि जनरली विंटर्स कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है और फेब लास्ट या मार्च तक विंटर्स रहती हैं. तो विंटर्स से जो हमारे विंटर्स में हम लोग ग्रो कराते हैं फ्रॉम दिस अक्टूबर टू मार्च, उनको हम लोग बोलते हैं राबी क्रॉप्स. प्लीज याद रखिए, द राबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर्स. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सीजन इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. नाउ नेक्स्ट टाइप, they are sown in rainy season. Rainy season मतलब if we are talking about rainy season, so we are talking about July to October. Are we okay? And these are called the आपका kharif crops. तो rabi crops and the kharif crops, these are the crops rabi in winters and kharif in rainy seasons. Now थोड़ा सा आगे चलते हैं. Basic agriculture practices of the crop production. यानी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाए. एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड मेरे पास है, मैं बिल्कुल चाहूंगी उस पीस ऑफ लैंड में क्रॉप का ईल्ड बहुत अच्छा हो और उसी से मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ जो भी क्रॉप में ग्रो करा रही हूँ उसका मुझे मिल जाए. बिल्कुल ऐसा हो सकता है और हम ऐसा करते भी हैं. हमारी कंट्री एग्रीकल्चर रिच कंट्री है और यहाँ ऐसा होता भी है. तो कौन कौन से प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजीज है जो हम फॉलो करेंगे और जो हम लगाएंगे? चलिए, सबसे पहले टोटल 7 प्रैक्टिस है बेटा ऐसी. तो यहाँ पे याद रखिए, टोटल 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं that followed while growing a crop. कौन कौन सी आपके प्रैक्टिसेस हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस 1, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉयल. सबसे पहले आपको सॉयल प्रिपेयर करने की जरूरत है जिसमें आप अपना सीड लगाने वाले हैं या क्रॉप लगाने वाले हैं. अब इस प्रिपरेशन का क्या मतलब हो जाता है? टू लूजन and turn the soil. Why? Because we have detail of all 7 practices, so we'll do that. Second जो मेरी प्रैक्टिस है that is sowing. Sowing is planting of seed crop in soil. तो sowing is उस सीड को आप उस क्रॉप फील्ड जिसको आपने लूज किया है, प्रिपेयर किया है, उसमें लगा देना. थर्ड प्रैक्टिस में मैं बोलूंगी दिस इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. क्यों जरूरत है इसकी? हर बार आप क्रॉप ग्रो करा रहे हैं एंड जो मिनरल न्यूट्रिशन है कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? आपके सब सॉइल से ही तो लेते हैं. तो आफ्टर अ वाइल वो कंपोनेंट खत्म हो जाते हैं. टू enrich our soil we are using manure and fertilizers. Okay, so they are the nutrients to soil for growth and the development of plants.
नाउ फोर्थ प्रैक्टिस की मैं बात अभी करती हूँ। तो फोर्थ प्रैक्टिस इज इरिगेशन, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, बिकॉज पानी के बिना कोई भी क्रॉप कभी ग्रो नहीं करती है बच्चों। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट एट रेगुलर इंटरवल, ऐसा नहीं मैंने आप पानी दिया तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद, नो, दैट डिपेंड्स ऑन नीड। आगे अभी डिटेल में हम लोग करेंगे कि कब हमें जरूरत है और किन क्रॉप्स को ज्यादा जरूरत है बच्चों। इसका फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या है भैया आपके? अगर कोई आपको पूछता है वीड्स क्या है तो आप बता दीजिए दीज आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विद द क्रॉप। अब जो नरिशमेंट क्रॉप को यूज करना चाहिए वो ये वीड्स भी यूज करेंगे, समटाइम टॉक्सिक वीड्स भी होते हैं और हमारा प्रोडक्शन खराब करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इस वीड से अपनी क्रॉप को बचा देते हैं। अब उसको कैसे बचाएंगे? आप वीड को रिमूव कर दीजिए, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड टू अलाउ क्रॉप प्रॉपर एक्सेस ऑफ लाइट, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट। तो जो बाकी रिसोर्सेज वीड्स यूज कर रहे हैं वो हमारा क्रॉप प्लांट यूज करें ताकि हमारा प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बढ़ जाए। सिक्स्थ आपका आता है हार्वेस्टिंग। क्रॉप रेडी हो गई भाई आपकी, अब नाउ व्हाट टू डू, यू हैव टू हार्वेस्ट इट। द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड योर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद उसको स्टोर करना, बिकॉज ऐसा तो नहीं होता ना हम हर सीजन में हर चीज ग्रो कराते हैं। मैंगो हम खाते हैं जबकि मैंगो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टोरेज इज द लास्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कीपिंग ग्रेन or they produce safe from rat, insect, microorganisms and moisture। तो हम ये सारी 7 प्रैक्टिसेस आपके इस चैप्टर में 1 बाय 1 करते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, चैप्टर को समरी में मैंने बता दिया है यहाँ पर आपको कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद सोइंग करेंगे, फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इरिगेट करेंगे अपनी फील्ड को, फिर वीड्स जितने भी अनवांटेड वीड्स उनको रिमूव कर देंगे, क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे और फॉर फ्यूचर बिल्कुल से स्टोर करके रखेंगे और जब भी हमें जरूरत होगी उसे हम यूज करते जाएंगे। Okay, now next we'll study फर्स्ट प्रैक्टिस। मैंने बोला था ना एक एक करके सारी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ मैं। फाइन, नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रैक्टिस। आई हैव शेयर्ड नो कि हमें एक एक करके वही प्रैक्टिसेस ही करनी है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसका प्रैक्टिस है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो व्हाई डू वी लूज इन और टर्न द सॉइल, हमें जरूरत क्या है, क्यों हम ही करें, हम ऐसी सीड डाल देते हैं वो ग्रो कर जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा, सर्टेन रीजंस वी हैव, यू शुड लर्न एंड यू विल राइट इफ मैम विल आस्क फॉर। Allow the roots very important because these are the particular organ of plant, they are absorbing water and mineral from the soil. Allow root to go deeper into the soil and yet breathe easily. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो रूट्स हैं वो डीप सॉइल में जाएं ताकि वो क्या एब्जॉर्व करें, मॉइस्चर एब्जॉर्व करें और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करें। और एक और चीज, दे ब्रीथ इजीली। अगर ऑयल आपकी जो सॉइल है उसके बीच में स्पेस नहीं होगा तो उनका ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा और डेफिनेटली सॉइल में जो आपके रूट है वो डाई कर जाएंगे और रूट डाई कर जाएंगे तो प्लांट कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा बेटा। तो इन दैट वेज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ microbes and earthworm and that added humus to the soil। सॉइल को लूजन करने से एक और बेनिफिट हमें हो रहा है कि माइक्रोब्स उसमें ग्रो कर पाते हैं, जो कि बहुत अच्छी हेल्प हमें करते हैं अर्थवॉर्म, ताकि वो ह्यूमस ऐड करते हैं जो अगेन सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। And turn loosen the soil further, the nutrient rich soil comes up and the top layer can be used by the plant। तो सबसे पहले लूजन करने से फायदा, प्लांट की रूट डीपर जा सकती है, डीप जाएंगी तो पानी और न्यूट्रिएंट मिलता जाएगा उन्हें, इजीली ब्रीथ कर पाएंगी तो डेफिनेटली प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। एंड माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म ग्रो करेंगे जो आपकी प्लांट के टेक्सचर को ह्यूमस देके बड़ा अच्छा से बढ़ा देंगे। देन अप्स एंड डाउन आप सॉइल को गर्म करेंगे तो नीचे वाला सॉइल आपका ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आएगा आपका। एंड हम लोग क्या यूज कर पाएंगे, यानी प्लांट उसका यूज कर पाएंगे टू गेट द गुड नरिशमेंट देयर। नाउ सबसे पहले अब आता है क्वेश्चन में, हमारे जो टीचर्स हैं बेटा दे कैन आस्क फॉर दिस डेफिनेशन, ये आपको पूछा जा सकता है। व्हाट इज टीलिंग और पुलोइंग? पुलोइंग ये बिल्कुल अच्छे से आप करिए, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट वन, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। The process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing and is done by using the plow. Plow is basically a device or traditional method you can say beta.
नाउ व्हाट इज प्लो? ये मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी और ये पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ कि इससे हम कैसे यूज करेंगे अपने क्रॉप प्रोडक्शन में। तो ये प्लो है आपका। ये प्लो क्या है बेटा? ये एक आपका ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। प्लो इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय फार्मर्स। किस लिए यूज करते हैं? वही फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, टिलिंग और लूजनिंग ऑफ सॉयल। तो प्लो से सॉइल को लूज करते हैं। लूज के बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं ऊपर। इट्स ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू सॉइल, दे रिमूव वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल बेटा। तो ये सारे फंक्शन हम किससे कर सकते हैं? प्लो से कर सकते हैं। द प्लो शेयर इज इन ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। कैसा होता है मैं भी दिखाने वाली हूं आपको। अ प्लो शाफ्ट is the main part of the plow which is made up of using a log of wood. Wood का हम क्या बनाते हैं? उसका shaft बनाते हैं। The other end of shaft has a handle जिससे आप उसको चला पाएंगे, यूज कर पाएंगे। And other is to attach the beam that placed in the bull's neck. तो बुल को भी हम यूज कर रहे हैं। फार्मर इसको बुल की हेल्प से आपके जितने भी पुलोइंग है वो इसी से करता है, जिससे और भी बेनिफिट्स होते हैं। सॉइल अप्स एंड डाउन होगी फॉर श्योर, वीड्स अपने आप खत्म हो जाएंगे और मैन्यूर ऐड करने में भी हम इसका यूज करते हैं। A wooden traditional plow can be operated by a pair of ox and a man. Man means farmer we're talking about. But nowadays these wooden plow are being replaced by the iron pullers. अब उसमें क्या है आपका? चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसा होता है। ये रहा आपका प्लो। तो ये रहा आपका फार्मर एंड ये दोनों आपके ऑक्स हो गए बेटा। अब बीम क्या है आपका? ये जो आपका ए वाला हिस्सा है बेटा, ये जो वुडन, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, ये क्या है बेटा? ये बीम है यहाँ पर आपका। प्लो शाफ्ट बोल रहे हैं उसको हम। तो शाफ्ट कहाँ पे है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट, इससे ये अटैच्ड है आपका। ये देखिए, ये वाला जो एरिया बेटा, ये शाफ्ट है आपका। ये सेम इसका छोटा सा एक डायग्राम हमने यहाँ पे बना दिया है, बट ये बिल्कुल यही है बच्चे इसका यहाँ अंदर आपका। देन आपका प्लो शेयर, ये कहाँ पे है बेटा आपका एरिया में? ये इसकी हम बात कर रहे हैं, ये रहा बेटा। और ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये यहाँ पे इसके अंदर है और ये इसको आगे आगे ऐसे लेके जाता रहेगा और आपका जो सॉयल है वो इसी तरह से बाहर आता रहेगा। साथ में आपके अनवांटेड वीड मटेरियल भी साथ साथ बाहर आते जाएंगे। तो दिस फिगर आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और एग्जैक्ट वही आपको बताओ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। हो एनदर ट्रेडिशनल टूल है हमारा ये। इसका क्या बेनिफिट है बेटा हमें? It's a tool that's used to dig up soil and to remove the weeds and also loosen up the soil before planting a sapling. Sapling is a small prepared plant बेटा, जैसे आपकी नर्सरी से हम लेके आते हैं ना सैपलिंग, उस तरह को उसको लगाने के लिए हम यहाँ पे हॉ का यूज करते हैं। It's a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये मैंने बता दिया है। It is a long rod ऑफ वुड और आयरन। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड यहाँ पे है और देखो देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी वाला जो है इसमें आयरन का भी दिया हुआ है। अ स्ट्रॉन्ग, अ ब्रॉड एंड आपका बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड इन वन ऑफ इट्स एंड। तो हम यहाँ पे इस आयरन प्लेट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। which works like a blade and it's pulled by the animals again. तो दो इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि हमारी जो सॉइल है वो लूज होती जा रही है आपकी, और उसको सॉइल सैपलिंग यानी हमको प्लांट सैपलिंग जो लगानी है उसमें भी हम इसका आराम से यूज कर पाएंगे। नाउ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कहाँ से आ गया? अब आपके यहाँ पे है क्या कल्टीवेटर? इसका फंक्शन क्या है बेटा? इट्स cultivator is attached, again we are talking about a traditional tool only, attached to the tractor and help in loosening of soil. Cultivators are used instead of plow since they are faster. तो ये ट्रैक्टर है, ये हम सब जानते हैं, ये बिल्कुल नया नहीं है। ये जो पीछे वाला पोर्शन हमने इससे अटैच किया ना यहाँ से बेटा, और यहाँ पे देखो कितने सारे, वहां तो हम सिर्फ एक ही से यूज कर पा रहे थे, यहाँ पे कितने सारे आपके हम सेम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं और इसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। ये एक साथ इतने एरिया को कवर करेगा, जबकि अगर हम कंपेयर करें हॉ या प्लो से तो वो सिर्फ एक रो को इतने टाइम में
कर पाते हैं। तो हम कल्टीवेटर को यूज करना चाहेंगे बिकॉज कल्टीवेटर फास्ट कोई भी काम को कर पा रहा है बेटा। इस तरह से हमारी सोयल लूज हो गई। अब सोयल रेडी है किस चीज के लिए? सेकंड एप्लीकेशन के लिए या सेकंड प्रैक्टिस के लिए। एंड दैट सेकंड प्रैक्टिस इज सोइंग। अब सोइंग क्या है आपको? ये तो बड़ी पुरानी प्रैक्टिस है। हम घर में भी मम्मा के साथ कभी कभी करते हैं ना ऐसा, कि हम कोई भी सीड लगा के सो, मम्मी को बिना बताए बहुत बार ऐसा हम करते हैं। एंड यू कैन डू सो। जो सीजनल फ्रूट्स या आपके सीजनल वेजिटेबल्स आ रहे हैं उनको बिल्कुल आप यूज्ड कप जो होते हैं आपके उसमें लगा के देख सकते हैं। तो व्हाट इज सोइंग बच्चों? सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड इनटू सॉइल। सीड्स को सॉइल में लगा देना सोइंग होता है। एंड द सीड्स आर सोन इन सॉइल दैट्स लूजन बाय कल्टीवेटर और पुलो। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे बिना लूजन के तो ऊपर रह जाएगा, बर्ड्स एंड इंसेक्ट वो सब उसे खा जाएंगे और प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्लांट बनेगा ही नहीं उसका। अब सबसे पहले सोइंग अगर करने जा रहे हैं तो आपको ये चेक कर लेना पड़ेगा कि जो क्वालिटी ऑफ सीड्स आप करने जा रहे हैं अगर वो अच्छे हैं तो क्रॉप अच्छी होगी, और अच्छे नहीं है तो क्रॉप बिल्कुल अच्छी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ सीड चेक करना बहुत जरूरी है। तो विल डू इट। क्वालिटी ऑफ सीड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्रॉप्स यील्ड। क्रॉप ज्यादा होगी या कम होगी इस बात पे डिपेंड करेगा। तो भाई सबसे पहले हम क्वालिटी चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है बेटा। सेलेक्ट ऑफ गुड सीड इज डन बाय पुटिंग द सीड इन वाटर। आप एक बीकर ले लीजिए और बीकर के अंदर क्या करने वाले हैं? आप वाटर डाल दीजिए। आप क्या करिएगा? उसके अंदर उन सीड्स को डाल दीजिए। आप देखेंगे जो कुछ सीड्स है वो फ्लोट करके ना बच्चों ऊपर आ जाएंगे। अगर वो फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं दैट मीन्स वो जो सीड्स है वो सोइंग के लायक नहीं है, वो डैमेज्ड है सीड है, वो हॉलो है अंदर से, तभी वो फ्लोट करके आपके ऊपर आ गए हैं। तो वो हमें नहीं चाहिए। The dead and damaged seed they become hollow and float on water, whereas the good seed shrink. This activity you can do at home with mama's permission. Few seeds will come up for sure, and that seeds will not use in sowing. उनको sowing में हम बिल्कुल भी use नहीं करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टूल्स की बेटा। ट्रेडिशनल टूल्स में स्पेसिफिकली हम उन ट्रेडिशनल टूल्स की बात करेंगे जो हॉ एंड पुलो वो तो हम कर चुके हैं बेटा। अदर्स ट्रेडिशनल टूल विच वी आर यूजिंग इन द फर्दर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बिफोर वी डूइंग द एग्रीकल्चर मॉडर्न प्रैक्टिस है ना, अभी वाला जो है उससे पहले क्या करते थे बेचारे फार्मर्स? अपना पुराना वाला ये सब यूज करते थे। तो बाद में आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सोइंग। तो हम सोइंग से रिलेटेड ट्रेडिशनल टूल की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो ये है आपका द ट्रेडिशनल टूल यूज टू सो द सीड इज लाइक अ फनल। जैसे फनल होता है ना, उसकी जो नीचे वाली बिल्कुल फनल जो पाइप होती है वो काफी लंबी होती है, जो हम यहाँ यूज करते हैं किसके लिए? सोइंग ऑफ सीड्स के लिए। Once seeds are put into the funnel, they would go to 2 to 3 tubes having the sharp ends. The ends will place it into the soil and they place the seed there at the right position. अब कैसे करते हैं? जब तक आप देखेंगे नहीं आपको नहीं समझ आएगा। अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए ये रहा आपका, ये ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम क्या करते हैं? सोइंग करते हैं। तो उसमें क्या है बेटा, ये वाले फनल की वो बात करते हैं। देखो फनल है ना, दोनों फार्मर्स लगे हुए हैं और साथ में देखिए यहाँ नीचे तक इसकी पाइप जा रही है और यहाँ पे सोयल में हल्का सा दबाया है। तो वो क्या करते हैं? 2 2 3 3 सीड्स इसके अंदर डालते जाते हैं, ऐसे अंदर जाता जाता है और राइट प्लेस राइट डेप्थ पे वो बिल्कुल अपने सेटल हो जाते हैं और आफ्टर अ व्हाइल दे विल गिव अस अ ब्यूटीफुल प्लांट, ओके, टू गिव अस अ गुड क्रॉप। नाउ सीड ड्रिल की बात हम करते हैं। सीड ड्रिल भी एक तरीका है सीड सोइंग का है बेटा, लेकिन इसमें क्या फर्क हुआ? जो सीड ड्रिल्स है आपके दे आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो मैनुअल नहीं कर रहे, ट्रैक्टर से कर रहे हैं, तो अमाउंट भी जल्दी होगा और टाइम भी कम लगेगा हमारा। इट इंश्योर द सीड्स आर शोन यूनिफॉर्मली at a particular depth and covered by soil after sowing। अगर कवर्ड नहीं करेंगे तो बर्ड्स आएंगे, साथ साथ इंसेक्ट्स आएंगे और उसको खत्म कर देंगे। तो जो आपका सोइंग बाय ड्रिल है इसमें आपका जो बेनिफिट है वो ये है कि जितने भी सीड्स हैं वो यूनिफॉर्मली यानी इक्वल जो डिस्टेंस उन्हें चाहिए ग्रो के लिए उसके साथ में होगा, जो डेप्थ उन्हें चाहिए फॉर गुड ग्रोथ उसके साथ होगा एंड उसके बाद सोयल कवर भी होती जाएगी ताकि हमारे सीड्स डैमेज नहीं हो।
अब आपको नर्सरी बता देते हैं। नर्सरी वाले जो होते हैं ना, वो ये प्रैक्टिस बहुत बहुत यूज करते हैं बेटा। वो एक ऐसा, नर्सरी इज अ प्लेस वेयर द यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर। हम लोग लाते हैं ना मम्मी पापा के साथ जाके कि ठीक है दिस प्लांट इज गुड, आप घर में लगाएंगे उसको। तो ऐसे ही जो आपके फार्मर्स हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ों की सैम्पलिंग या फिर बहुत सारी चीज़ों की जो छोटी प्लांट ग्रोथ है वो वहाँ से लाते हैं। नर्सरी एक्ट एज रिपोजिटरी फॉर सैपलिंग, यानी वहां से ग्रुप ऑफ मिल जाता है। तो अगर सीड नहीं ग्रो कर रहे हैं तो हम सीधे आपकी सैपलिंग्स भी यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द प्लांट ऑन लार्ज स्केल बेटा। तो ये रहा आपका, ये सीड ड्रिल्स हैं आपके यहाँ पे। तो इसमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे आपका हो जाता है, सॉइल कवर भी हो जाते हैं उसके साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट थर्ड प्रैक्टिस। अब हम थर्ड प्रैक्टिस पे आ गए हैं। थर्ड प्रैक्टिस में क्या पढ़ना है? एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स है। क्यों ऐड करना है ये मैं पर्पस तो बता चुकी हूँ आपको, बिकॉज सोयल से जितने भी आपके प्लांट्स आप ग्रो कराते हो वो पूरा नरिशमेंट ना वहीं से लेते हैं बेटा। इफ दे वांट नरिशमेंट और सोयल में है ही नहीं तो कैसे ग्रो करेंगे? फॉर दैट सेक वी आर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, राइट? और बोथ वेज, दोनों भी ले सकते हैं। Manures and fertilizers, they are the substance that are added to soil to increase their fertility. तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम मैन्योर या फर्टिलाइजर वहां पर ऐड करते हैं। कुछ अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। अच्छे एग्जांपल्स आपको याद भी रखना है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, और एनपीके का मतलब हो जाता है यहाँ नाइट्रोजन है बच्चों, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। और कुछ अच्छे फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स मैंने बता भी दिए आपको। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके या फिर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम कॉम्बिनेशन। जबकि जो आपका मैन्योर है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है और हमारे लिए डेफिनेटली बहुत हेल्दी और अच्छा है। While manure are made by the decomposition of organic substances, fertilizer आर इनऑर्गेनिक वन। तो मैन्योर आपके ऑर्गेनिक हैं और जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं वो इनऑर्गेनिक है फॉर श्योर। मैन्योर्स आर बेटर। नाउ वी शुड लर्न द डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है किस में बेटा? फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर में। जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड मैन्योर दे आर ऑफ ऑर्गेनिक। प्लीज रिमेंबर दिस, दे आर ऑर्गेनिक मैटर्स। Fertilizers are manufactured in factories and manure can be prepared in farm. जो ऑर्गेनिक फार्म है वहां पर वो वहीं बनाते हैं। बहुत सारे आपके गार्डनिंग वाले लोग भी वहीं बनाते हैं और उसको यूज करते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। Fertilizers added in comparatively smaller quantity because more concentrated, but manure they need to add in the large quantity. जो आपको manure add करने हैं उसको quantity ज़्यादा add करना पड़ेगा बच्चों। Fertilizers do not provide any humus to the soil. कोई soil का texture improve नहीं हो रहा fertilizer से, सिर्फ nutrient replenish हो रहे हैं आपके। जबकि जो manure है a lot of humus to soil which increase or which give a good texture to soil बेटा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस क्या है मैन्योर के। हालांकि मैंने बहुत सारे बता ही दिए हैं आपको, फिर भी बता देती हूँ दोबारा से। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर टू बी बेटर देन फर्टिलाइजर। तो इफ क्वेश्चन विल कम विच इज बेटर, तो ऑब्वियसली बिना किसी डाउट के आप लिखना मैन्योर बेटर है। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा है? बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी of soil. Manures will enhance the water holding capacity of soil क्योंकि टेक्सचर चेंज करते हैं। they make the soil porous due to which the exchange of gases becomes very easy for root respiration as well. It increases the number of friendly microbes and earthworm like organisms to improve the texture of soil definitely. So these are the plus point you can write whenever they'll ask for the advantage and why manure is better than the fertilizers. Now if I'm talking about disadvantage of the using fertilizers, the excessive use of fertilizers, they can cause pollution and they are causing the pollution now. It can also change the pH of soil in certain rare cases.
तो ओवरऑल इफ विल डिस्कस, तो फर्टिलाइजर्स नॉट गुड एट ऑल इन कंपैरिजन टू मैन्योर, बट दे रिक्वायर्ड to increase the soil fertility, or you can say to replenish certain, because some of the farmers, they are growing the same crop again and again, which is really not a good practice. If we are growing the same definitely plant again and again, तो requirement of the plant same, बेटा उस plant को same वही nourishment चाहिए, वही mineral nutrition चाहिए. उससे क्या होगा आपका कि वही आपका एलिमेंट और वही आपका मिनरल बार बार खत्म होता रहेगा. Leave the land fallow. When the land is left fallow from certain period of time, the land replenish it nourishment itself. तो कुछ दिन खाली भी छोड़िए अपनी लैंड को, लगातार बिना किसी ब्रेक के बार बार उसमें कोई क्रॉप न लगाएं. The land can be used for agriculture again because it will replenish itself. क्रॉप रोटेशन इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस. किसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है? इससे क्या होगा कि रोटेट करते रहिए. इस बार एक और क्रॉप लगाते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कोई और क्रॉप लगाइए, जिससे क्या होगा कि उस पीरियड में, जिस पीरियड में आपने दूसरा क्रॉप लगाया है, कि वो मिनरल फिर से बन जाएगा, और जो दूसरा भी क्रॉप चल रहा है वो प्रोडक्शन तो मिल रहा है आपको साथ साथ, और किसी भी मिनरल का उसके अंदर शॉर्टेज नहीं होगा. The crop rotation ensure that the same crop will not grow continuously and the land to be erosion of soil fertility. By growing crop then require the different set of nutrient can ensure the soil fertility the rest of the bit. तो मैंने आपको बताया अभी आपने जो भी प्लांट लगाया है उसको बिल्कुल हार्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन उसके बाद फॉर नेक्स्ट 6 मंथ दूसरा प्लांट लगाइए जिसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, जिसको दूसरे मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए. ओके, तो इन दैट वेज आपकी सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा बनी रहेगी. आपको कभी भी ये जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं ये ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आते हैं इरिगेशन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. बिना इरिगेशन के तो हमारा काम चल ही नहीं सकता. तो हमने पहले सॉइल रेडी की, फिर हमने सोइंग की, फिर हमने फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिए. अब इरिगेशन मतलब अपने प्लांट को पानी देने का टाइम आ गया है. तो व्हाई इज इरिगेशन नेसेसरी? व्हाट इफ वी विल नॉट प्रोवाइड देम वाटर? Irrigation is essential because the plant contain 90% water and need it for proper growth and development. 90% जो आपका plant है, they contain 90% water only, and water is required for the growth and development. When roots absorb water, they also absorb mineral and fertilizers from the soil to give good yield. Germination of seeds that doesn't takes place in the dry condition. ट्राई कर लीजिए, आप घर में एक प्लेट रखिए, हल्का सा कॉटन लीजिए, उसको हल्का गीला करिए, वाटर स्प्रिंकल करिए, और खूब सी जब स्प्राउट्स बनाते हैं ना मम्मा, बिल्कुल वैसे, पर आप भिगोइए मत सीड्स को, आप रख के रखिए, उनमें कभी भी कोई ग्रोथ नहीं आएगी. तो वाटर उनकी ग्रोथ के लिए या जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड है. न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. पानी मीडियम की तरह नहीं होगा तो डेफिनेटली, बिकॉज 90% वाटर है वहां पे, तो वो सर्कुलेट हो रहा है प्लांट के अंदर, तो वो एक जगह से जब खुद जा रहा है तो वहां से मिनरल का भी न्यूट्रिशन साथ साथ हो रहा है बेटा. वाटर ऑल्सो protects crop from frost and the hot air currents also, because it's also helping in the temperature maintenance. फिर आपका आता है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. बार बार कितनी देर बाद पानी देना? हर रोज देना है क्या? दिन में 2 बार देना है क्या? कैसे डिसाइड करोगे बेटा? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी वेराइटी ऑफ क्रॉप क्या है, टाइप ऑफ सॉयल जिसमें आप ग्रो करा रहे हैं वो कैसा है, और सीजन के. अगर समर्स हैं तो बिल्कुल समर में वाटर हैज टू डन मोर फ्रीक्वेंटली एंड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉयल, जबकि वहीं विंटर्स में उतनी नीड उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होगी. नीड तो होगी बिल्कुल. तो कितना फ्रीक्वेंटली इरिगेशन हो ये डिपेंड करेगा आपकी वेराइटी पर, टाइप ऑफ सॉइल पर और सीजन पर. चलिए थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और थोड़ा सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. नाउ है आपका सोर्स ऑफ इरिगेशन. सोर्स ऑफ इरिगेशन में कहाँ कहाँ से इरिगेशन के लिए हम पानी लेते हैं बेटा? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स, canals. These are the sources from where the farmers they're getting water to irrigate the crop. ट्रेडिशनल मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट, और बहुत ही खूबसूरत डायग्राम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में. आई विल शो यू. द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक, कैनाल्स
are lifted up by the different method in different regions for tanking into their fields बेटा, for taking to their fields, अपने fields को देने के लिए वो बिल्कुल। अब आपका देखिए वेल कहाँ है, नीचे है, वहां पर भी ट्यूबवेल कहाँ है, वो भी एक स्पेस पे आपको पानी बार बार दे रहा है विद द हेल्प ऑफ पंप। पॉन्ड्स का भी वही है, तो वहां से किसी न किसी सिस्टम से आप अपनी फील्ड तक लाएंगे पानी। कैसे लाएंगे, कुछ मेथड्स आपको बताते हैं। मोट, a pulley system, chain pump, Degli, and Rehet, or you can say the lever system. Now pumps की हम बात करें, they are commonly used for lift water from diesel or biogas electricity. We are using the pump to definitely lift up the water. They can use diesel, they can use biogas, or they can use electricity for the same purpose. अब दिखाती हूँ होता कैसे है। देखिए आपका ये ट्रेडिशनल मेथड है बेटा। इसमें क्या है, ये पुली सिस्टम इन्होंने यहाँ से बांधा हुआ है और इसको यहाँ पे बांध दिया है इसके साथ में। तो ये जो वेसल है आपका नीचे जाएगा, ये इसको ऊपर खींचेगा, फार्मर इसको मैनुअली ये अपनी क्रॉप तक पहुंचाएगा, क्योंकि देखो क्रॉप फील्ड में इसने ये मोट लगाया हुआ है। नाउ ढेकली सिस्टम में क्या करता है, ये भी सेम वही बकेट चेंज करता रहेगा ढेकली सिस्टम में। ये रहा आपका, यहाँ पत्थर बंधा हुआ है, ये कोई भी हैवी वेट हो सकता है, जो नीचे से पानी लेगा फिर वापस ऊपर आ जाएगा। चेन पुली सिस्टम में क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी आपकी ये जो ये देखो बकेट है, ये व्हील से हमने बांध दिया है, नीचे जाएगा फिर वाटर फिल करेगा, फिर वापस यहाँ आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इसी तरह से वो लगातार आपका चेन पंप से रहेगा। अब रेहट, इसमें क्या है, ऑक्स को यूज करते हैं। ऑक्स कॉन्टिन्यूटी में ये आपका इसके साथ में बांधा हुआ है एक्सेस का यहाँ से, तो ये लगातार इस ऐसे गोल गोल रोटेशन में ये घूमता रहेगा। और इसको किससे कनेक्ट किया, हमने यहाँ से कनेक्ट किया है, जिसके थ्रू ये बकेट जैसे यहाँ पर है, ये पूरा इस तरह से बहुत सारी बकेट्स बनी है, तो वो बकेट लगातार पानी फिल करके लाती रहेंगी और बाहर ऊपर इस पानी को हमारी क्रॉप्स के लिए अवेलेबल कराती रहेंगी। तो दीज आर द ट्रेडिशनल सिस्टम्स द फार्मर्स वर यूजिंग अर्लियर। नाउ मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम, अब जो हम मेथड्स यूज करते हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है उसमें, उतना मैन पावर का यूज नहीं है। तो उसमें सबसे अच्छे दो मेथड्स मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी बेटा। सबसे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम, ये तो आपने फॉर श्योर, आई एम वेरी श्योर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसमें आपका वो पूरा फाउंटेन की तरह पूरा नोजल घूमता रहता है और वाटर इस तरह से निकलता रहता है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाने वाली हूँ आपको। The perpendicular pipes, they're having the rotating nozzle, important beta, on the top are joined the main pipeline at the regular interval. When the water is allowed to flow through the main pump under pressure, with the help of the pump, it escape from the rotating nozzle and get a sprinkle on the crop as it's raining. It is very useful for sandy soil, बिकॉज रिटेन करने के लिए बहुत नहीं है वहां पे पानी, तो उनके लिए अच्छा है ये मेथड। बेस्ट प्लेसेस जहां पे हमें यूज करें, लैंड इज अनइवन एंड सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, वहां पे यूज कर सकते हैं। देन ऑफन यूज्ड इन वाटरिंग लॉन्स एंड आपका कॉफी प्लांटेशन। कैसे दिखते हैं, चलिए मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कैसा दिखता है। ये रहा आपका, यहाँ पे नीचे इस तरह से बेटा पाइप पूरा लगा हुआ है, ये मेन पाइप से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आपका ये नोजल है रोटेटिंग जो है, और ये ऐसे आपका पूरे के पूरे इसमें पानी, और ये आपकी बहुत सारी डिवाइसेस लगी है। ये स्प्रिंकलर है। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेथड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं हम लोग बेटा, बिकॉज बाय द ड्रिप सिस्टम वेस्टेज ऑफ वाटर इज मिनिमम, आई कैन से बेस्ट फॉर द प्लेसेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज रियली पुअर, बिकॉज वहां पानी है ही नहीं है, बहुत कम है पानी, तो उसको बिल्कुल इफेक्टिवली आप यूज करेंगे। वाटरफॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट ऑफ द क्रॉप, देर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। तो यहाँ पे ये पूरा पाइपलाइन जा रहा है और यहाँ पे ड्रिप ड्रिप करके पानी लगातार, यहाँ पे ड्रिप ड्रिप करके पानी लगातार गिरता रहता है, तो बाकी कहीं वेस्ट नहीं होता है, इवेपोरेशन के लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्ट पॉइंट जिसको चाहिए वहां पे वो आपका अवेलेबिलिटी पानी की बना रहा है, वाटर की बना रहा है बेटा। Often used in water, आपका fruit plants, garden and trees. How does the over irrigation harmful for the crops? ये तो हमने दो अच्छे मेथड किए, स्प्रिंकल मेथड या फिर ड्रिप मेथड। अब इरिगेशन
के लिए जो अगर हम बात करते हैं उसको ओवर इरिगेट करते हैं तब भी डेफिनेटली हमारी क्रॉप डैमेज होती है। कैसे? अगर हम ज़्यादा इरिगेट करेंगे तो वाटर लॉग हो जाएगा, जिससे रूट का रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। रूट डाई करेंगे तो प्लांट बिल्कुल डाई कर जाएगा। और एक और चीज़ हो जाती है बेटा साथ में, मैं साथ कराती हूँ। लाइक द आपका इरिगेशन इरेग्युलर और द अंडर इरिगेशन, द एक्सेसिव वाटर कैन ऑल्सो डैमेज द क्रॉप्स। वाटर लॉग्ड फील्ड, सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट बिकॉज लॉगिंग इज देयर और रेस्पिरेशन के लिए एयर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। दे डू नॉट गेट द सफिशिएंट एयर टू रेस्पायर। रूट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ द प्रॉपर सॉयल एरिएशन। वहां पे भी वही है, एयर अवेलेबल नहीं है तो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं सॉयल में। Water evaporate more when the lends to accumulate the salt, which then in turn damages the soil fertility. तो उससे आपका जो soil है वो ऊपर आ जाता है। तो in this way अगर पानी कम आपकी क्रॉप को बहुत नुकसान देता है तो पानी का ज्यादा होना भी बिल्कुल ठीक नहीं है क्रॉप के लिए। अब आ गए हैं धीरे धीरे करते करते हम सिक्स्थ प्रैक्टिस पे कि हमने वाटर भी दे दिया, इरिगेट भी कर लिया क्रॉप को। फिर आ गया सिक्स प्रैक्टिस आपकी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। अब जो वीड्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट है, वो नहीं चाहिए, हटा दीजिए उन्हें आप। कैसे कर सकते हैं देखते हैं, छोटी सी हेल्प लेते हैं। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। तो व्हाट आर वीड्स? दे आर अनवांटेड प्लांट दैट मेक देम ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। वाइल्ड प्लांट है तो खुद ग्रो कर जाएंगे क्रॉप के साथ में, क्योंकि आप अपनी क्रॉप को सब चीजें कर रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो दे उसका फायदा उठाएंगे बिल्कुल। द वीड्स compete with the crop by absorbing all the water, nutrients, space and light. हमारी क्रॉप को क्या इससे नुकसान होने वाला है कि जो वीड्स हैं, जो क्रॉप को चाहिए फूड, वाटर, लाइट, वो सब वीड्स यूज करेंगे और उसका कोई क्रॉप बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो उसको कैसे रिमूव कर देंगे? टिलिंग। Tilling is a process done before sowing of crop that helps in uprooted of and the killing of weeds. Tilling करते करते, प्लोइंग करते करते उनका रूट बाहर आ जाता है और वो खुद ही अपना डाई हो जाते हैं। मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूडिंग द फिजिकल रिमूवल weeds or uprooting them from soil or chopping them off to ground level periodically. दोनों मेथड से कैसे भी कर सकते हैं। नाउ वीडिसाइड्स भी हम यूज कर सकते हैं बेटा। वीडिसाइड्स द केमिकल यूज टू किल द वीड्स एंड आल्सो इज द वीडिसाइड, देन यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप्स। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अभी अब आता है आपका हार्वेस्टिंग। ये जो आपका हार्वेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस है बेटा। हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप आफ्टर मेच्योर। क्रॉप रेडी है, सब कुछ अच्छे से आपने किया, अब आप उस क्रॉप को अच्छे से हार्वेस्ट करना चाहते हैं। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग में हम लोग दो कॉमन मेथड बेटा यूज करते हैं। एक मैनुअल मेथड है जिसे हम बोलते हैं सिकल, हाशिया बोलते हैं हिंदी में, और सिकल जिससे हम उसको अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को कट कर सकते हैं। आप बिल्कुल वैसा ही आज भी ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। सेकेंड मैकेनिकल मेथड है वेयर द ह्यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज्ड। तो जो बड़े बड़े फार्म लैंड्स हैं जहाँ कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, वहां पे इस मशीन हार्वेस्टर को ही आप यूज करते हैं बेटा। अब है थ्रेशिंग आपका। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन फ्रॉम शेफ, है ना। तो उसके साथ बहुत सारी क्रॉप प्रोडक्शन तो पूरा हमने प्लांट कट कर लिया ना, अब उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो हमें नहीं चाहिए वो हटाना है, सीड हमें सिर्फ चाहिए उसका। तो दैट प्रैक्टिस कॉल्ड द थ्रेशिंग। व्हाइल इट कैन डन manually, these days machines are used by the farmers to obtain the grains, carried out with the help of machine which is called the combine. Combine basically है क्या? It's a combine machine with harvester and thresher both. तो हार्वेस्टर हार्वेस्ट भी करते हैं और उसके बाद सीड को अलग भी कर लेते हैं। उस मशीन को हम लोग बोलते हैं कंबाइन। Nowadays on large scale farmers are using the combine. स्पेशल फेस्टिवल्स, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं वो आपको पता होना चाहिए। दे आर गिवन इन एनसीईआरटी। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एंड नापिया, दीज आर द फेस्टिवल व्हिच आर रिलेटेड टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप। अब क्या करें आगे? ये रहा आपका, दिस इज सिकल बेटा एंड दिस इज कंबाइन दे आर यूजिंग नाउ। इससे साथ साथ की कट भी हो रहा है यहाँ से क्रॉप, और पीछे से बहुत रिमूव करके सीड कलेक्ट भी करते रहते हैं।
अब ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, सीड चाहिए, तो जिसका बिल्कुल लाइट वेट हस्क है वो नहीं चाहिए, उसको आप अलग कर देंगे। तो विनोइंग, ये प्रैक्टिस तो आप कर चुके हो अपने प्रीवियस क्लासेस में। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम chaff, दे यूजिंग हेल्प ऑफ विंड, मैनुअली भी करते हैं और मशीन से भी करते हैं इसको। तो ड्यू टू द विंड द लाइट वेट द फ्लाइज अवे एंड द हैवियर ग्रेन फॉल डाउन। इस तरह से अब आप विनोइंग यूज करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या यूज किया, कट किया, हार्वेस्ट किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसको अपने सीड को उससे अलग किया, देन उसके बाद फाइनल विनोइंग से जितना भी आपका थोड़ा बहुत लाइट हल्का हस था वो भी हटा दिया। अब आ जाते हैं हम स्टोरेज पे। यहाँ पे तो ये स्टोरेज इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस। स्टोरेज विल डू इट, you have good crop, harvesting you have done, now storage, this is last we have to do the practice. We have harvested everything we have done. Now farmer wants to, or everybody wants to save or store grain for the whole year. How are grains protected from pest, bacteria and fungi? First, grains or seeds are dried in sun to reduce their moisture. Very, very important. More the moisture, more the possibility of the growth of bacteria and fungi. If we want to protect our crop, we have to remove the moisture area. So best practice is to dry in sun. At small scale, the grains are stored in jute bags, or you can say the metallic bins. At large scale, the kept in soils and the granaries. I'll show the diagram as well. Dried neem leaves are used at home for the food grain protection. In big godowns, the chemical treatments are also done to protect a large quantity of grains, because definitely we have limitations at home. We can save a certain amount. Then if you want to save on for commercial purpose, then we have to store the material into godown. What kind of storage devices we have, I'll show you. This is soils for the storage of grain. These are the chambers formed to store the food grains for large purpose, and storage in granaries. These are small bags. They are, then one upon this like grain. Potato will definitely use another procedure there, but the storage in cold storage like this only, or the storage house, you go down, you can say. So these are the devices, or the pictures I have shown, like storage आपकी techniques हैं. What precautions should be taken during storage? Important one, जब आप पूरे साल के लिए, पूरे नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिकॉशंस आपको क्या लेनी चाहिए. Grain should be dried properly. I've explained. This should be stored in completely dry gunny bags. Then everybody or the farmers have to check it. The bag should be kept in a place with a completely moisture free. If moisture there, they'll germinate and the whole thing will spoil. The storage area should be well ventilated, otherwise the fungus will grow suddenly, or you can say fungus will grow immediately. In larger godowns, the care should be taken that chemicals used to repel or kill insect and rat do not contaminate the food grains as well. तो first of all dry करना है. Second, जो गनी बैग्स है उनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. देन उसके बाद जो प्लेस आप यूज करें वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए. देन स्टोरेज जो आपका वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए एरिया. जो गोडाउन जहाँ पे केमिकल्स यूज कर रहे हैं फार्मर्स, वो ध्यान रखें कि वो सिर्फ प्रोटेक्शन में काम आए, लेकिन फूड ग्रेन उसकी वजह से कंटामिनेट नहीं हो, ताकि फर्दर यूज में वो किसी के लिए भी नहीं, और अच्छी क्रॉप से सब हेल्दी हो. नाउ बात करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स. इसका बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा कंपोनेंट यहाँ पे दिया है बेटा. तो व्हेन एनिमल्स आर रेयर्ड at large scale to obtain the food, that's called the animal husbandry. Animal husbandry is a practice in which we rear the animals grow karate hain for commercial production. So that is called animal husbandry. It includes taking care of animals, the breeding and domesticating them in a different purpose, such as meat, wool, milk, egg, honey, etc. And the type of animals has been popular in days, जैसे fishery है आपका, apiculture है आपका. Now few examples I'll give you. Beekeeping,
or apiculture. Now cattle farming, dairy farming, fish farming and aquaculture, poultry farming and sheep farming. These are basic practices, or the you can say commercially the grow animal husbandry in these fields is happening. Now the chapter is over. If you want to ask something, write in the comment box. I will definitely get back to you with this thing. But I'm very sure जितना मैंने किया है उतना आप पूरा इसी से लर्न करेंगे. पूरा का पूरा वीडियो आप देखें, अच्छे से कर पाएंगे उसको. और 2 बार सुनने के बाद आपको तीसरी बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.